ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, और जो पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटेशन लग रहा है वो होता है स्मॉल जी, है ना? ये हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशन कैसे किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये हमने एक जो निकाल के देखा था mg की वैल्यू और g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? अगर दो वस्तुओं के अंदर कितना मास लग रहा है, उन दोनों का मास, अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो कैसे निकालेंगे? m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, यही होता है। अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना लग रहा है पृथ्वी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? उसको हम गुना कर देंगे g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर, और हमारा क्या निकल जाता है? हमारे का हमें ये पता चलता है कि हमारे को फोर्स है, ग्रेविटेशन एक तरह की फोर्स है ना? और पोटेंशियल, हमने एक एनर्जी पढ़ी थी, जब वर्क डन कैसे होता है, जब एक फोर्स लगती है उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारा वर्क डन होता है। अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन है, और फोर्स का मतलब, फोर्स हमने ये पढ़ा है इस वाले चैप्टर के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज के अंदर कितना भार होता है, मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स के क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन। पृथ्वी के ऊपर अगर हम किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, यानी कि अगर कोई चीज गिर रही है तो उसका एसिलरेशन क्या होगा? इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जो जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 9.8 ms माइनस 2, अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, तो एसिलरेशन क्या चीज़ होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एसिलरेशन बोलते हैं। तो इससे हमारे को क्या पता चला? हम इसको बोल सकते हैं mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू ए फोर्स। तो उसके अंदर जब हम पुट अप वैल्यू करेंगे, a की वैल्यू तो पृथ्वी के लिए g लग जाएगी, तो यहाँ हमने क्या निकाला? पेज नंबर 135 के ऊपर देखो एक बार पीछे, पेज नंबर 135 के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि mg इज इक्वल टू, ये देख रहे हो ना 10.6 के ऊपर लिखा हुआ है, तो 10.6 के ऊपर ये देखो फोर्स इज इक्वल टू mg, आपको पता चल गया। a की जगह हमने g लिख दिया। अब इक्वेशन 10.4 10.6 को हमने कंबाइन करेंगे तो f इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट के लिए g m अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। f की वैल्यू हमने mg रख दी, तो यहाँ पे g की वैल्यू निकल आएगी इज इक्वल टू g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये सबको समझ में आया या नहीं आया? तो अगर सबकी समझ में आया तो यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, इसके बाद में आई विल बी आस्किंग टू यू। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ये हमने कल पढ़ा था। अभी इसकी हमने क्या क्या जो चीज़ें पढ़ी थी उसकी हमारे को क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखो पेज नंबर 136 के ऊपर v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2as। ये जाने पहचाने फॉर्मूला है जो आपने मोशन के चैप्टर के अंदर पढ़े थे। इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, यानी कि पृथ्वी के ऊपर गिरने वाली चीज़, उछाल दी है चीज़, ऊपर से नीचे गिर रही है चीज़, तो देखो जो भी चीज़ है उसकी स्थिति तो चेंज होएगी, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, आपने एक ईंट को छत के ऊपर से नीचे गिराया तो उसकी जब वो गिरी नहीं थी तो हमको पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। जब वो गिरने लगी थी तो क्या होगी थी? v होगी थी। इनिशियल को हम u से रेक्टिफाई करते हैं, और v फाइनल वेलोसिटी होती है, a एक्सीलरेशन होता है। ग्रेविटेशन के केस में हमने ये पढ़ लिया कि a का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी इज इक्वल टू g। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी जगह पे हमारा ये a आ रखा है, इस a को रिप्लेस कर देते हैं ग्रेविटेशन के केस में g से। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस में g इंटू टी। ठीक है, s क्या बन जाएगा? s का मतलब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2gs, वेर यू एंड वी आर द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्टेंस। ये आपको सबके समझ में आ गया? तो आपको ग्रेविटेशन के केस के अंदर अगर कुछ फ्री फॉलिंग चीज़ें और उसके बारे में आपको बताया जाए, डिस्टेंस निकालो, ये निकालो,
तो आप एक्सीलरेशन की जगह जी की वैल्यू पुट अप करके, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 ms-2, इसको रख के आप निकाल सकते हैं आराम से, है ना। ये एक आपका उदाहरण भी है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। एक कार, लेज का मतलब होता है पहाड़ की चोटी से गिरी और ग्राउंड के ऊपर 0.5 सेकेंड के अंदर आके टकराती है। मान लो जी 10 मीटर पर सेकेंड है, सो सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन 9.8 की जगह टोटल जी 10 की वैल्यू रख ली, स्पीड निकाल ली है, एवरेज स्पीड निकाल ली है और हाइट निकाल ली है। सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन देखो, टी हाफ सेकंड दे रखा है, यू जब वो नीचे गिरनी शुरू हुई थी तो 0 थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जी की वैल्यू हमें दे रखी है u प्लस में 80, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस में 80 और v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी इसमें, ठीक है। a की वैल्यू हमने 10 रख दी है यहाँ पे। सेम चीज इसी तरीके से आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एवरेज क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 5 डिवाइडेड बाय में 2। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही s इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर होता है, a की जगह g रख देंगे और निकल जाएगा। तो ये दूसरा एक न्यूमेरिकल है, ये आप अपना खुद देखेंगे। अब हम एक नया कंसेप्ट और आखिरी कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे मास और वेट का। देखिए, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया। ये आप पहले वाले जो चैप्टर है इनर्शिया वाला चैप्टर, ये मैं आपको दोबारा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, अभी इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। We have also learned that greater the mass, the greater is the inertia. It remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in our outer space. Thus the mass of an object is constant and does not change from the place to place. आप अभी बस ये जान के चलिए, किसी भी वस्तु का मास और वेट अलग अलग चीज़ होती है। कहने के लिए दोनों का हिंदी में मतलब होता है भार, परंतु फिजिक्स की भाषा में मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। मास क्या चीज़ होती है, उस वस्तु, हर एक चीज वस्तु पार्टिकल से बनती है, एटम्स पार्टिकल्स। ये आपने ये भी पढ़ा है केमिस्ट्री में कि इवन एक एटम का भी खुद का एक वेट होता है ना। तो जो वो एटम्स और पार्टिकल्स मिलके किसी वस्तु को बनाते हैं वो उसका टोटल मिला के उसका मास निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास, एटम्स के मास, है ना। कार्बन का हमने निकाल रखा है, ऑक्सीजन का मास निकाल रखा है, उसके एक एटम का मास कितना होगा, है ना। वेट क्या चीज होती है, we know that the earth attracts every object with a certain force and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to the gravity. अब वेट क्या चीज़ होती है, वेट हमारा, हम पृथ्वी पे रहने वाले इंसान, मनुष्य, जानवर हैं। पृथ्वी के ऊपर एक तो हमारा दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, एक तो ग्रेविटेशन जिसकी वैल्यू 10 या 9.8 ms-2 है, प्लस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्या लगता है, हमारा खुद का मास। यानी कि अगर हम धरती के ऊपर गिर रहे हैं या कोई भी वस्तु गिर रही है तो उसके ऊपर दो चीज़ों का इन्फ्लुएंस होगा। पहला उसका खुद का मास, दूसरा एक दूसरी शक्ति जो कि उसको पृथ्वी की तरफ खींच रही है। तो वेट क्या होता है, इन दोनों, उसके खुद के मास और पृथ्वी द्वारा खींची जाने वाली एक फोर्स, उसका मिलान करके जो चीज़ बनती है उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, मास चाहे चांद पे चले जाओ चाहे यूनिवर्स में किसी भी जगह चले जाओ, मास अलग रहेगा उसका, और वेट पृथ्वी के ऊपर होता है और ये अलग रहेगा। वेट हमेशा मास से ज़्यादा होगा, ओके। तो हमें क्या पता चला, देखो अब यहाँ से अब दोबारा हमें ये पता चल गया कि फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ग्रेविटेशन भी एक तरह की फोर्स ही है। तो हमने यहाँ पे m इंटू एक्सेलरेशन को g से पुटअप कर दिया यहाँ पे। The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object. It is denoted by weight. और weight को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल W से, और मास को कैसे लिखते हैं, स्मॉल m से। Substituting the same in the equation, we say तो weight कितना लगेगा, m इंटू g। ये W क्या चीज़ है, weight, तो m इंटू g। ये क्यों लिखा है ऐसा, as the weight of an object is a force with which it is attracted towards the earth। क्योंकि अपने वेट के कारण ही कोई भी चीज़ पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है और जाके टकराती है। द SI यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। इसलिए जो वेट की यूनिट है
और जो फोर्स की यूनिट है वो दोनों हम सेम ही रखते हैं, जिसको हम किससे बोलते हैं, न्यूटन से। किसका डिनोट करते हैं, न्यूटन। वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। और धरती के ऊपर हमने ये भी पता कर लिया है कि धरती के ऊपर जी की वैल्यू, चाहे आप पानी के अंदर या कहीं पे भी जाओ, धरती के सरफेस पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उस पे जी की वैल्यू सेम रहेगी, परंतु जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वैल्यू घटती चली जाएगी। और कैपिटल जी की वैल्यू तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था ना, जी और जी के बीच में। तो therefore a given place the weight of an object is directly proportional to the mass saying m of the object। तो हमने ये क्या मान के चला कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मान के हमने ये मान के चल लेते हैं। कहने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि हम एक रॉकेट भेज रहे हैं चांद के ऊपर, तो फिर हम जैसे ही धरती छोड़ेंगे तो हमारे लिए कंसेप्ट अलग अलग हो जाएंगे, m अलग होगा और वेट अलग होगा। परंतु जैसे ही हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने मान के चल रखा है कि वेट और मास एक ही बराबर ही होते हैं, इसलिए हम उनको एक ही चीज़ में बोलते हैं। रियलिटी के अंदर वेट की यूनिट होती है न्यूटन, जो कि फोर्स की होती है, परंतु धरती के ऊपर ईज ऑफ वर्क के लिए हम W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को लेके चलते हैं। इज इट क्लियर? It is due to the reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass. The mass of an object remains the same everywhere, that is on the earth and on any planet, whereas its weight depends on its location. पता लग गया? W यानी कि वेट धरती के ऊपर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अलग अलग हो सकता है, परंतु धरती के ऊपर जब हम रहते हैं तो हम वेट और मास को एक ही यूनिट मान के चलते हैं, परंतु जैसे ही हम धरती को छोड़ देते हैं हमारा वेट और मास अलग अलग हो जाता है। वेट का मतलब होता है कि पृथ्वी की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, अगर रियलिटी के अंदर हम अगर चांद पे जाएंगे तो हम अपना मास कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे, और वो मास क्या होगा, हल्का होगा। अगर आपका टोटल 80 किलो के आप हो तो वहाँ पे जाके 6 गुना हल्का हो जाएगा चांद पे जाने के बाद में, क्योंकि उसकी ग्रेविटी यहाँ से 6 गुना कम है। परंतु इसीलिए वो आराम से चीज़ें उछल उछल के चलती हैं वहाँ पे। परंतु यहाँ पृथ्वी पे जैसे ही आप आएंगे तो आपका मास और वेट एक ही होगा, यानी कि 80 किलो। ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज फोर्स। ये वही सारी चीज़ है कि वेट ऑफ द किसी भी वस्तु का अब हम वेट निकालेंगे कि मून के ऊपर कैसे होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो धरती का बोझ निकाल लिया हमने, क्या फॉर्मूला निकाला था, ये वेट इज इक्वल टू फोर्स लग रहा था यहाँ पे, यही निकाला था ना कि किसी चीज भी के ऊपर, पीछे एक बार देखो, ये देखो ये था फोर्स, पेज नंबर 134 के ऊपर, F इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यही था यूनिवर्सल निकालने के लिए। अब हमारे को वेट निकालना है, हमें ये पता चल गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W यानी कि वेट। अब धरती के ऊपर कितना वेट लग रहा है तो कितनी फोर्स लग रही है, ये बराबर बराबर हमने ले लिया, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट होता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट हो गया। दोबारा सुनिए, फोर्स m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। धरती के ऊपर एक्सेलरेशन मतलब g, mg, g कांस्टेंट हो गया तो f g को भूल जाओ, f इज इक्वल टू एम ए था, m का mg बन गया, g कांस्टेंट है तो f इज इक्वल टू m रह गया। दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा कि धरती के ऊपर अपनी इजीनेस के लिए m और w एक ही चीज होता है, तो इफ फोर्स इज इक्वल टू m तो फोर्स इज इक्वल टू w भी सही बात है, क्योंकि m और w धरती पे एक ही जैसा होता है। तो इसलिए यहाँ पे वेट ऑफ अगर मून निकालना हो या फोर्स निकालनी हो तो कितनी ग्रेविटेशन लग रही है, तो g m, ये कैपिटल M को हमने क्या बताया था कि बड़ी वस्तु का बोझ छोटी वस्तु का बोझ डिवाइडेड बाय में कितनी दूरी है उनके बीच में, है ना, यही था। तो वेट ऑफ द मून हम यहाँ पे निकालेंगे बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून हम कैसे निकालेंगे,
जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर, ऐसे करो। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि मास, धरती का मास ये होता है, रेडियस धरती की ये है, मून का ये है, रेडियस ये है। ये टोटल अगर आप इक्वेशन के अंदर सारा पुटअप करोगे तो इक्वेशन में पुटअप करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपका टोटल चांद के ऊपर वेट है वो 1/6 गुना हो जाता है। यानी कि इससे हमें क्या पता चला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चांद के ऊपर पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है। ठीक है, ज़्यादा होती तो फिर वहाँ पे चिपक जाते हम, कम है। ठीक है, तो ये आपका टोटल इस वाले चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आपके टोटल कंसेप्ट्स थे, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल, जिसको हम कैपिटल जी से, हमने स्मॉल जी के बारे में पढ़ा। हमने ये पता किया कि वेट और मास बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, परंतु पृथ्वी के ऊपर हम उनको एक ही चीज़ मान के चलते हैं, और उसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, तो ये आपके वे कंसेप्ट थे जो बोर्ड से अप्रूव हैं और आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। ओके, थैंक यू।